हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम इंडिया ईयर बुक को कवर कर रहे हैं। 21 चैप्टर कवर हो गए, उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। अभी हम देखेंगे 22, 23 और 24 चैप्टर। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 22 जो रिलेट करता है ऊर्जा से। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक लाइन है, वो आप आंसर राइटिंग के लिए आपके काम आएगी। जैसे लिखा है कि सरकार ने वर्ष 2014 से 216 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर भारत को बिजली की कमी वाले देश से पर्याप्त बिजली वाले देश में बदल दिया है। या आप जब कंक्लूजन लिखोगे अगर एनर्जी सेक्टर से, तो वहाँ पर आप जोड़ सकते हो। ठीक है, वर्तमान में भारत की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है? 448 गीगावाट है। केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का कार्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सौंपा गया है। तो वो कौन से उद्यम है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, एनटीपीसी जिसको आप बोलते हो ना शॉर्ट फॉर्म में, एनटीपीसी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर पूर्वी विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज एसवीएनजे जिसको बोलते हो, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जानकारी के लिए आपकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो निर्माण और संचालन का कार्य करती हैं ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए, वो ये कंपनियां हैं। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसमें थर्मल, हाइड्रल, सौर और पवन आधारित उत्पादन परिसंपत्तियों का एक विविध पोर्टफोलियो शामिल है। थर्मल भी है, हाइड्रल, सौर और पवन, ये सारी एनर्जी को देखती है। फिर बात की जा रही है पावर ग्रिड की, यानी जो हमने ऊपर देखा था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड भारत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन उपयोगिता है, जो देश के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क का 85% स्वामित्व रखती है और इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊपर आपने देखा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम देख लिया, यानी पीएसयूज देख लिए हैं। अब इसमें इस सेक्टर में 3 वैधानिक निकाय कौन से हैं ये देख लीजिए। एक तो हो गया दामोदर घाटी निगम हो गया, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड हो गया और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये जो है ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये 3 वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि कूट देके, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 में कितनी थी? 2.6 गीगावाट थी, जबकि 2024 में कितनी हो गई है? 87.2 गीगावाट हो गई है और दुनिया में 5वें स्थान पर है भारत। ठीक है, सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। यहीं अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो 2014 में कितनी? 21 गीगावाट थी। ठीक है, 2014 में 21 गीगावाट थी, जबकि जून 2024 में कितनी हो गई है? 47 गीगावाट हो गई है पवन ऊर्जा और दुनिया में 4थे स्थान पर है पवन ऊर्जा के मामले में भारत। और नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 2014 में कितनी थी? 76 गीगावाट उत्पादन होता था, जबकि अब कितना होने लगा है? जुलाई 2024 में 197.2 गीगावाट हो गया है। और अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत को विश्व में 4थे स्थान पर, मतलब वो स्थान दिया गया है, 4थी रैंक दी गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सौर ऊर्जा के मामले में कौन से नंबर पर है? 5वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा के मामले में कौन से नंबर पर है? 4थे स्थान पर है। और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में किस नंबर पर है? 4थे स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना है। ये डायरेक्ट ये जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं वहाँ भी डायरेक्ट पूछा जाता है और यहाँ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है आपने। फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इतना कुछ काम का है नहीं, छोड़ भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। एक यहाँ पर एक योजना दी है, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना। ये योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2021 में इसको मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण उपयोगिताओं की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना। तो बेसिकली ये जो पीएसयूज हैं, ठीक है, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण उपयोगिता, मतलब ये जो बिजली इधर उधर से ट्रांसफर करने वाला उनका वितरण जो है उसकी क्षमता को बढ़ाना है, उसमें वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है, तो उसके लिए योजना थी। इस योजना का उद्देश्य पीपीपी मोड के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन की मदद से उन्हें सशक्त बनाना है। तो इतना ही है, बाकी इतनी काम की है नहीं योजना कि कोई इसमें दम हो। काम की ये योजना है सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कब शुरू हुई थी? 2017 में योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 2017 में, याद रखिएगा। वर्ष 2017 में देश के हर गांव और हर जिले को, ठीक है, हर गांव और हर जिले को कवर करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना शुरू की गई थी, सौभाग्य योजना। फिर
सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। मतलब हर गांव और हर जिले में बिजली की पहुंच को बढ़ाना है या वहां सुनिश्चित करना है। इस योजना के दायरे में शामिल कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। गरीबी रेखा से ऊपर जो यानी जो एपीएल परिवार वाला है, ठीक है, तो ये तो आपने देखा होगा, एक एपीएल होता है, एक बीपीएल होता है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, और फिर हो गया गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल वाले। इन परिवारों को 500 रुपये जो बिजली बिल में 10 किस्तों में दे होगा। मतलब हर महीने जो बिजली बिल आएगा उसमें एक एक किस्त जुड़ती जाएगी 50-50 रुपये की। तो जो एपीएल वाले हैं उन्हें कितना देना पड़ेगा बिजली कनेक्शन के लिए? 500 रुपये देना होगा, जो आप मतलब ईएमआई ऐसा समझ सकते हो कि 10 किस्तों में लगभग 50-50 रुपये सब में देने होंगे, ठीक है। और जो आएगा, जो मंथ का जो बिजली का बिल आएगा उसी में वो किस्त जुड़ के आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। दूर दराज और दुर्गम गांवों की बस्तियों में स्थित गैर विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर फोटोवोल्टाइक आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली प्रदान करना, जहां ग्रिड विस्तार संभव है या लागत प्रभावी नहीं है। तो ये सारी योजनाएं हैं उनके लिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के सबको बिजली देना है। अगला टॉपिक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का समर्थन। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सुगम बनाने के लिए नियम बताए गए हैं। कौन कौन से आए हैं कि घर पर 10 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की छूट, स्वीकृति भार में वृद्धि दी जाएगी। सूचना के 15 दिनों के भीतर, मान लो आज आपने मतलब किया, रजिस्टर किया, तो 15 दिनों के भीतर छत पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू करना शामिल है। ये नियम लागू किए गए हैं। अब इस योजना की बात आई है तो आप थोड़ा इसको डिटेल में देख लो कि ये योजना कब शुरू की गई थी। 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2024 को ये योजना शुरू की गई थी। हाईलाइटेड टॉपिक है तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका उद्देश्य है कि विदेशों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर योजना है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर परियोजना है। और इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए क्या दिया जाएगा? अगर आप सोलर पैनल लगवाते हो, ठीक है, घर में या जहाँ भी छत वत पे, तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? सब्सिडी मिलेगी इसके लिए। अब इसके आगे इसमें क्या है कि सोलर पैनल लगवाने के बाद आप 300 यूनिट तक, ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हो। और यही नहीं, अगर बिजली पैदा होती है तो उसे सरकार को बेचकर आप पैसा भी कमा सकते हो। याद रखिएगा, जैसे ये 300 यूनिट तो आपको मुफ्त बिजली मिलेंगी जब आप सोलर पैनल लगवा लोगे। इसके अलावा क्या होगा कि अगर बिजली बच जाती है तो आप इसको सरकार को भी बेच सकते हो। अब इससे क्या होगा? जो कार्बन फुटप्रिंट होगा, ठीक है, जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। तो ये आपको एडिशनल जानकारी याद रखनी है कि कब शुरू हुई, क्या होगा इसमें कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी, और इसमें क्या है कि आप अगर ज़्यादा बिजली उत्पादित करते हो या बिजली आपकी बचती है तो आप इसको सरकार को भी बेच सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है समर्थ, एक ये मिशन है। समर्थ क्या है? थर्मल पावर प्लांट में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन। तो पराली जलाने की समस्या से निपटने, ये तो आपको पता ही है कि दिल्ली जैसे मतलब अगल बगल जहाँ पे है पराली वाली एक समस्या उभर के आती है ठंड में, तो ये हाईलाइटेड टॉपिक हमेशा रहता है, तो देख लीजिए। पराली जलाने की समस्या से निपटने और थर्मल पावर प्लांट के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करके एक बड़ा कदम उठाया, जिसे समर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में सह फायरिंग के माध्यम से, ठीक है, मतलब साथ में जलाया जाएगा, बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग पर नीति वर्ष 2021 में जारी की गई थी तथा इसे 2023 में संशोधित किया गया है। जिसके अनुसार क्या कहा गया है, ये याद रखिएगा, बायोमास उपयोग पर नीति 2021 में आई थी, 2023 में उसको फिर से संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी टीपीपी मतलब थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन के लिए 5 से 10% बायोमास का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, अनिवार्य कर दिया गया है। जो सभी थर्मल पावर प्लांट हैं वो बिजली उत्पादन के लिए 5 से 10% बायोमास का उपयोग करेंगे और ये अनिवार्य बनाया गया है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को कृषि अवशेषों से बने बायोमास पेलेट का 5 से 10% मिश्रण करने की सुविधा दी गई है। और ये ताप विद्युत संयंत्रों के लिए बताया गया है कि भाई 5 से 10% मिश्रण करने की सुविधा दी गई है बायोमास पेलेट का। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें दिखती हैं जो आप आंसर राइटिंग में भी लिखते हो और हो सकता है यही स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछ लिया जाए। COP 21 में, ठीक है, COP 21 की बात की जा रही है, तो COP 21 यानी पेरिस डील वाली 2015। ठीक है, तो COP 21 में क्या हुआ, NDC के हिस्से के रूप में
भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। तो जो COP 21 था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट डील वाला, तो उसमें भारत ने कहा था कि हम भाई 2030 तक जो बिजली क्षमता है हमारे पास वो 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल करेंगे 2030 तक। लेकिन देश ने नवंबर 2021 में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट डील 15 मतलब 6 सालों में जो इन्होंने अपना टारगेट बनाया था कि भाई हम 2030 तक कंप्लीट करेंगे, वो इन्होंने नवंबर 2021 में ही पूरा कर लिया। इसी तरह भारत ने 2019 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 33% तक कम करने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है, जो निर्धारित समय से 11 साल पहले ही हासिल हो गया है। मतलब इसका भी टारगेट बनाया था कि 2030 तक करेंगे, लेकिन ये 2019 तक ही हासिल कर लिया। फिर ग्लासगो यानी COP 26, तो COP 26 जो ग्लासगो में हुई उसमें क्या कहा गया, उसमें भारत ने अपने NDC को संशोधित किया और उस संशोधन में क्या कहा गया है कि वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर, बेस ईयर आपने याद रखना है, बेस ईयर क्या है 2005, तो 2005 के स्तर से 45% की कटौती करने और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% की संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेस ईयर क्या है 2005 और उसमें कहा गया है कि 2030 तक क्या करेंगे, जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी करेंगे और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% की संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करेंगे। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिर है कार्बन मार्केट स्थापित करने के लिए कदम। तो वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है, CCTS को अधिसूचित किया गया है। तो CCTS के तहत भारतीय कार्बन मार्केट के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। अब क्या है कि CCTS में 2 तंत्र हैं, एक होगा अनुपालन तंत्र, या क्या करेगा, जहां सभी क्षेत्रों में बाध्य संस्थाओं को GHG उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्यों को पूरा करना होगा। और ऑफसेट तंत्र यानी एक तंत्र हो गया अनुपालन तंत्र, दूसरा है ऑफसेट तंत्र। इसमें होगा कि जहां संस्थाएं स्वैच्छिक ग्रीन हाउस गैस कार्यों के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, एक अनुपालन तंत्र है, उसमें एक ऑफसेट तंत्र है। फिर आगे देखते हैं, आगे ये योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। 2020 में यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में और थोड़ा अलग स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो लाइनें कहाँ कोट की थी वो इंडियन बुक में आपको मिल जाती है आराम से, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना शुरू कब की गई थी, तो 2019 में शुरू की गई थी योजना और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। यह योजना कृषि पंप सेटों को बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कृषि पंप सेट हैं उनको सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली मिले, तो इसके लिए उसको प्रोत्साहन देती है, ठीक है। सौर ऊर्जा के उपयोग से जबकि किसानों को दिन के समय बिजली निःशुल्क बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगी, वहीं राज्य सरकारों को सब्सिडी के रूप में किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी के कारण बचत होगी, ठीक है। तो ये सब्सिडी जो दे रहे थे डिस्कॉम को, उससे बचत होगी। फिर आगे यहाँ पर दिया है कि 2019 में ये योजना शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य है किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PM कुसुम योजना के तहत सभी समर्पित कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये रहा PM कुसुम योजना, ठीक है, 2019 में शुरू हुई थी, बाकी आपने इसमें देख लिया है। फिर यहाँ पर एक डेटा दिया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से रिलेटेड कि चीन और अमेरिका के बाद, ठीक है, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन है दुनिया में, नंबर 1 पर चाइना आता है, नंबर 2 पर अमेरिका है और नंबर 3 पर कौन है, भारत। तो चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, ठीक है। भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का हिस्सा कितना है, लगभग 35% है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपने एकदम याद रट्टा मार लेना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन आप बहुत तेजी से करिए, वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। तो कब शुरू हुई थी, 2016 में योजना शुरू हुई थी, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। एक प्रमुख योजना के रूप में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना था। बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए।
फिर उज्ज्वला 2.0 आया, मतलब इसका एक अपडेटेड वर्जन लाया गया 2021 में। इसमें कहा गया कि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया यही। ठीक है, 2021 में 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और प्रदान किए जाएंगे वयस्क महिलाओं को, तो वो अपडेटेड वर्जन था, मतलब और लोगों के पास वो पहुंचे। अब एक है पहल। तो पहल क्या था? पहल था एक प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये वैसी सुविधा है कि मान लीजिए मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, तो इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ऐसे सरकार किसान को पैसे भेज रही है ना, तो पहले किसान जाता था कि भाई मैं रिश्वत देता था कि ये पैसा मेरे को दे दो, तो उसमें से कुछ पैसा, मान लो 10,000 आया तो 2,000 जिसको निकालना है उसने काट लिया और फिर उसको 8,000 मिलता था। तो जब पहल आया तो उसमें क्या था कि सरकार ने जो सब्सिडी दी वो सीधे अकाउंट में जाती थी किसान के। ठीक है, तो इसमें क्या, जो मीडिएटर थे उनका धंधा चौपट हो गया। यही है एक पहल। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना थी, यानी डायरेक्ट मतलब सीधा जो लाभ है वो जिसको मिलना चाहिए उसे ही मिले। ठीक है, इसमें मीडिएटर का रोल खत्म कर दिया गया, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। परिशोधन क्षमता और निर्यात आयात की बात की जाए तो यहाँ पर एक और फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। ठीक है, भारत क्या है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और चीन के बाद एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर है। ग्लोबली अगर हम देखेंगे रिफाइनिंग के मामले में तो भारत कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पर। लेकिन अगर हम एशिया में रीजनल वाइज देखेंगे तो कॉन्टिनेंट में, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और मांग से अधिक रिफाइनिंग क्षमता के साथ रिफाइनरी हब के रूप में उभर रहा है। अब ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है कि मांग से अधिक, मतलब जितनी मांग है उससे ज़्यादा अधिक रिफाइन कर रहा है भारत, तभी तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दिमाग लगाना है और वो वहाँ आपके शब्दों से खेलेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देख लेते हैं। आगे कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें थी नहीं, इसलिए छोड़ दिया। अगर आपको लगता है तो आप कवर कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय गैस ग्रिड, ये भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, अगर देखना हो तो आप एक बार देख लेना। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। तो ये शुरू कब हुआ था? 2016 में इसको वाराणसी से शुरू किया गया था। ठीक है, 2016 में ये शुरुआत हुई थी वाराणसी से। और इसमें क्या था कि ये एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्या है? गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, जो 2016 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था कि देश के पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग के लिए था बेसिकली, तो पूर्वी भाग के निवासियों को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। ठीक है, पीएनजी और सीएनजी ये दो चीज़ों के लिए था बेसिकली ये, और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या था? इस परियोजना के तहत था ये कि 2018 तक उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ने वाली लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और इसको कौन लागू कर रहा है? गेल जो है वो इस प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड जो है वो इस परियोजना को लागू कर रहा है। और यह योजना पूर्वी भारत के 5 राज्य, अब इसमें कौन से राज्य शामिल है ये आप देख लीजिए। ठीक है, पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग के 5 राज्य इसमें है। कौन कौन सा है? एक तो आपका यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया यहाँ से, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, और उसके अलावा उड़ीसा भी इसमें शामिल है। ठीक है, उड़ीसा भी इसमें शामिल है। तो ये आपने याद रखना, 5 राज्य इस योजना में कौन कौन शामिल है? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018। तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 अधिसूचित की गई है, जिसे 2022 में संशोधित किया गया। इसमें कहा गया है कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल के मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025-26 तक पेट्रोल में 20% और डीजल में 5% बायोडीजल। ठीक है, फिर अगला है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। तो ईबीपी यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है आयात निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और संबंधित पर्यावरणीय लाभ शामिल हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ये तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए कि इथेनॉल में मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित करने से क्या लाभ होंगे। तो यहाँ पर ये लाइन दिया है कि एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात निर्भरता कम हो जाएगी, घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और संबंधित पर्यावरण के भी लाभ होंगे। तो कूट में पूछ सकते हैं, तो आप इतना याद रखिए। फिर प्रधानमंत्री जीवन योजना, उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गैर खाद्य बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके
उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2018-19 से 2028-29 यानी 10 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री जीवन, ठीक है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री जीवन नामक एक योजना शुरू की थी। ये जीवन से ये मत समझिए कि रावण का भाई था जीवन, है ना। तो ये इसमें इतना ही है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। तो भारत सरकार ने भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के माध्यम से 3 जगह पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए हैं। अब 3 जगह कौन सी हैं? एक तो विशाखापत्तनम, दूसरा मंगलूर और तीसरा पादुर, ठीक है। और ये तीनों SPR मतलब रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार राष्ट्रीय मांग की लगभग 9.5 दिनों की पूर्ति कर सकते हैं। अगर कोई संकट आ जाए तो ये 3 जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं ये राष्ट्रीय मांग जितनी है उसमें उस हिसाब से 9.5 दिनों तक पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। अब यहाँ पर हमने देखा था वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो पहले देखा था। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत है। फिर आगे इसमें कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व औसत का केवल 1/3 है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? विश्व औसत की केवल 1/3 है। चूंकि भारत तेल और गैस का शुद्ध आयातक है, ठीक है, तेल और गैस का शुद्ध आयातक है भारत, यानी अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 87.8% और प्राकृतिक गैस की 47.1% जरूरतें आयात करता है। ये आपको इतना याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जिसको क्या बोलते हैं? GBA, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज होगा, ये नेहरू विहार है तो यहाँ पर यार बच्चों को बोल भी नहीं सकते, तो थोड़ा एक बार आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है अपना। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को 2023 में कुल 19 देशों के समर्थन से लॉन्च किया गया था। कुछ महीनों में GBA की सदस्यता का विस्तार 25 देशों तक हो गया है, जो दुनिया के लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गठबंधन सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक बहुहितधारक गठबंधन है, जो जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को जैव ईंधन के विकास और उपयोग को आगे बढ़ाने का मौका देता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 2023 में शुरू किया गया था, 19 देशों के समर्थन से लॉन्च हुआ था। और इसका क्या है? इस पहल का उद्देश्य है जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण की कुंजी के रूप में स्थापित करना और नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान करना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक भारत ऊर्जा सप्ताह है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह कौन आयोजित करता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम है जिसमें कई सम्मेलनों की श्रृंखला शामिल है। तो इसको एक हिसाब से क्या कह सकते हो? ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ठीक है। यह प्रमुख कार्यक्रम दुनिया भर के ऊर्जा नेताओं, नीति निर्माताओं, CEO और उद्योग के पेशेवरों को विचारों का आदान प्रदान करने, ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में विकास और सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक साथ लाता है। तो ये कुछ सेक्टर हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा थिंक टैंक, ठीक है। तो ये जो सप्ताह मनाया जाता है इसमें इन सब जो सेक्टर हैं इन पे विचार किया जाता है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? ऊर्जा नेता होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, CEO होते हैं, उद्योग के जो पेशेवर होते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया कब जाता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि ये जो सप्ताह है इसका तीसरा संस्करण, मतलब 3 संस्करण इसके हो चुके हैं, ठीक है। जो पहला सप्ताह मनाया गया था, यानी पहला भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया था, वो 6 से 8 फरवरी, ठीक है, 6 से 8 फरवरी 2023 को कहाँ मनाया गया था? बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया था पहला भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 8 फरवरी 2023 को। फिर हुआ दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया 6 से 9 फरवरी 2024, और ये कहाँ मनाया गया? गोवा में, ठीक है। फिर लेटेस्ट हुआ है तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह, और ये कहाँ मनाया गया है? 11 से 14 फरवरी, ठीक है, 11 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ है, और ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में PM मोदी ने इसका वर्चुअली जो है उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना, भारत ऊर्जा सप्ताह 3 संस्करण हो चुके हैं। पहला जो हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, 2023 से शुरू हुआ था, 2023 हुआ, 24 हुआ गोवा में, 25 अभी नई दिल्ली में हुआ है 14 से 14 फरवरी के बीच, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो ये सारी चीजें हो गई इसके बारे में। फिर आगे देख लेते हैं, आगे जो भी है, आगे यहाँ पर एक चीज दी है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में आपने पहले भी काफी पढ़ा होगा और ये पूछा भी गया था शायद, तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 2023 में मंजूरी दी गई है, जिसे 2029-30 तक लागू किया जाना है। मिशन का उद्देश्य है भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना,
और पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। तो ये तो हम पीएम कुसुम योजना देख ही चुके हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बायोगैस के बारे में दिया है कि होता क्या है बायोगैस। तो बायोगैस उत्पादन जैविक अपशिष्टों सामग्री के अवयवी अपघटन पर आधारित है। ठीक है, तो बायोगैस उत्पादन क्या है, जैविक अपशिष्टों सामग्री के अवयवी अपघटन पर आधारित है। यह गैस खाना पकाने, बायोगैस का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो खाना पकाने में हो सकता है, प्रकाश व्यवस्था, खेतों पर बिजली उत्पादन, और बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस इंजन चलाने के लिए सस्ती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल गैसीय ईंधन है। तो यहाँ पर इसका यूज हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर आगे ये सब छोड़ते जाइए। यहाँ पर देख लीजिए कोयला भंडार आपको कहाँ देखने को मिलते हैं भारत में। तो ये मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ऐसा क्वेश्चन शायद चाय से रिलेटेड पूछा था, 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। तो ये आपको याद रखना है कि कोयला भंडार जो है वो भारत में किन राज्यों में, यहाँ पर आदि नहीं लिखा है कि आदि राज्यों में पाया जाता है, जिन राज्यों में पाया जाता है उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कोयला के भंडार इन राज्यों में देखने को मिलते हैं। फिर लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो प्रमुख भंडार क्षेत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है प्रमुख भंडार। ठीक है, लिग्नाइट का। बाकी कहाँ कहाँ, राजस्थान में है, गुजरात में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी में है। तो लिग्नाइट हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी। तो ऐसे भी बन सकता है कि लिग्नाइट भंडार जो है वो भारत में हमें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है। स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकता है। याद रखिए, सवाल बनाते रहिए अपने दिमाग में, आपके लिए काम की चीज़ें होंगी वहाँ पर। ठीक है, दिमाग और तेज चलेगा, तो इतना याद रखिएगा ये 2 चीज़ें। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर आता है वो आता है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन, चैप्टर नंबर 23। और इसके बाद आपके पास सिर्फ बचेंगे एक और चैप्टर, अभी हम 24 पर्यावरण कवर करेंगे। फिर आपके पास 8 चैप्टर बचेंगे, जिसमें से कुछ तो मतलब ऐसे ही हैं, उसमें ज़्यादा कुछ देखना भी नहीं होगा और क्वेश्चन भी नहीं आता है। बाकी केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, तो उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी उसको कवर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा तो भी आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, पूरा रट्टा वाला काम होगा। अगर आपको लगे तो वो चीज़ें आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, फिर देख लेते हैं जल संसाधन की बात करते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि वो चैप्टर भी कवर करना है तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वो चैप्टर भी आपके लिए कवर कर दूंगा, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जल संसाधन 23 नंबर। अब यहाँ पर ये जो डेटा दिया है, ये जब आंसर राइटिंग आप करने जाते हो ना, आपको ये लगता है कि यार इंट्रो कैसे बेहतर करें, इंट्रो कैसे बेहतर करें, कमेंट आता रहता है प्रभावी भूमिका बनाए, इंट्रो अच्छा करें, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये डेटा लिखो ना। भारत में दुनिया की 18% से अधिक जनसंख्या बसती है, परंतु यहाँ नवीकृत जलीय स्रोत केवल 4% और विश्व का केवल 2.4% भूभाग ही है। भारत की मौजूदा जलीय जरूरत करीब 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रतिवर्ष की है, जिसके 2050 तक 1447 BCM तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, वाटर स्ट्रेस होगा। ठीक है, वाटर स्ट्रेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय जल नीति। ठीक है, राष्ट्रीय जल उपलब्धता की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर इतना कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको छोड़ दिया है, अगर आपको देखना हो देख लेना। बाकी राष्ट्रीय जल नीति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। इस नीति के तहत देश में जल स्रोतों के संरक्षण, विकास एवं उनके रखरखाव के लिए कई सिफारिशें की गईं। इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय जल संरचना कानून पर है, साथ ही अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए व्यापक योजना। ठीक है, पूछ सकता है, यूज पूछ सकता है कि ये इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य द्वारा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना, जल के पुनः इस्तेमाल और रिसाइकिल करने को प्रोत्साहन देना भी है। साथ ही नदियों, रिवर कॉरिडोर, जल निकायों और अवसंरचना को सामुदायिक सहयोग से नियोजित तरीके से वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना है। तो ये राष्ट्रीय जल नीति के हैं। हालांकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें अप्लाइड पार्ट होगा तो आप आंख बंद करके वैसे डी मार सकते हो, लेकिन एक बार आंख खोल के भी देख लेना। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान। अब कैच करना है रेन को। तो जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया, 2019 में शुरू किया गया था, और यह एक वार्षिक पहल के रूप में जारी है। ठीक है, 2019 में शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान। फिर कोविड महामारी के कारण 2020 में से लागू नहीं किया जा सका है।
जेएसए का 5वां संस्करण यानी कैच द रेन 2024 तक लागू किया गया है। अब याद रखिएगा, जैसे जल शक्ति अभियान है, ये कौन सा संस्करण होगा? 2024 में 5वां हुआ, 2025 में कौन सा होगा? 6ठा होगा। अब आप ऐसे जोड़ोगे कि 2019-20 ये तो 7वां होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि 2020 में इसे लागू नहीं किया गया। इस अभियान में 5 मुख्य हस्तक्षेप शामिल हैं, मतलब 5 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। कौन सा है? एक तो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, दूसरा जियो टैगिंग और उनकी सूची तैयार करना, जो सभी जल निकाय हैं उनकी जियो टैगिंग और उनकी सूची तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, ठीक है, सभी जिलों में, गहन वनीकरण और लास्ट क्या है? जागरूकता, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? अवेयरनेस, 5वां पॉइंट। फिर अगला टॉपिक है जल संचय जन भागीदारी, ठीक है। तो जल संचय जन भागीदारी पहल सितंबर 2024 को शुरू हुई है, ठीक है, सितंबर 2024 को शुरू हुई, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल संचय जन भागीदारी पहल सितंबर 2024 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत शुरू किया गया है। यह सामुदायिक आधारित जल संरक्षण पर जोर देता है, ठीक है, समुदाय आधारित संरक्षण पर जोर देता है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखो, सरकारी निकाय शामिल हो सकते हैं, उद्योग, स्थानीय प्राधिकरण, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन शामिल हो सकता है, परोपकारी संगठन और व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण संरचनाओं जैसे बोरवेल, शाफ्ट और कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली का निर्माण करना। अब यहाँ से देख लीजिए जल संचय जन भागीदारी। अब जन में सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उद्योग हो, सब सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो शब्दों से भी थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा लेना। फिर एक क्या है? सही फसल अभियान। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, ठीक है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्ष 2019 में सही फसल अभियान की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत किसानों को कम पानी की खपत वाली, अधिक मुनाफा देने वाली, पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु के अनुकूल फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। तो सही फसल अभियान मतलब पानी जितना है उस हिसाब से आप फसलें लगाओ, ये इसमें बात की गई है। 2019 में यह मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अगर हम बात करें तो गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ यानी केवल भारत में ही 400 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये आपने याद रखना, अगर इस पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है गंगा घाटी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर ये डेटा लिख सकते हो। इससे भारत की 28% जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत के 26% भूक्षेत्र और 43% जनसंख्या आती है, ठीक है। गंगा का प्रमुख प्रवाह 5 राज्यों से होकर निकलता है, ये स्टेटमेंट याद रखना। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा है और ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था, तो याद रखिएगा गंगा का प्रमुख प्रवाह 5 राज्यों से होकर निकलता है। कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है गंगा नदी। गंगा नदी अब यहाँ पर दिया है, देखो इस नदी में क्या क्या मिलता है। घड़ियाल भी देखने को मिलते हैं आपको, कछुए देखने को मिलते हैं, गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती है और सुनहरी महशीर ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। कब शुरू हुआ था नमामि गंगे कार्यक्रम? 2014-15 में। और ये सिर्फ गंगा नदी के लिए नहीं है, नमामि गंगे कार्यक्रम जरूर है, लेकिन क्या है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को भी पुनर्जीवित करना है, ठीक है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए 2021 तक लागू किया गया था, जिसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है कि ये 5 आयामों के अंतर्गत इसको देखना है। क्या होगा? प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा, पारिस्थितिकी और प्रवाह सुधार यानी अविरल गंगा, लोगों और नदी के बीच संबंध मजबूत करना है यानी जन गंगा, ठीक है। विविध अनुसंधान, वैज्ञानिक मानचित्रण, अध्ययन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना यानी ज्ञान गंगा, और नदी लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था और आजीविका को बढ़ावा देना यानी अर्थ गंगा। 5 कौन से हैं? निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा। तो इस प्रोग्राम के ये घटक हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? 2015-16 में योजना शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य है सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेती में जल के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतना मतलब कम जल इस्तेमाल हो, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास, खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार जिससे वह व्यर्थ ना जाए, और ये सारी चीज़ों का इसमें किया गया है, ठीक है। जल संचयन, जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई में, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। फिर अगला कार्यक्रम क्या है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1996-97 में, 1996-97 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है देश के प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को
वित्तीय बाधाओं के कारण रुके हुए उन्नत चरण की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगर कोई परियोजना वित्त की वजह से रुकी है तो उसमें केंद्रीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया था त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। एक ये देख लीजिए, कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन। तो केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र यानी CAD, ठीक है, विकास कार्यक्रम 1974-75 में किसानों के खेतों तक सिंचाई जल को सुचारू तरीके से पहुंचाने के लिए विकसित किया गया था। इसका लक्ष्य किसानों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रति यूनिट भूमि और जल से उपजने वाली जोत के उत्पादन और उत्पादन क्षमता के लिए जल के इस्तेमाल में बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हुआ। कब शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने बताई है। फिर आगे देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आगे है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आइडिया हो तो 2019 में और शायद 2020 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक ही किताब से 10-12 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही दे जाएगा, है ना। तो ये देख लीजिए, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। तो ये किसके तहत हुआ है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो भूजल निकासी को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। और पानी किसका विषय है? पानी जो है राज्य का विषय है, ये याद रखिएगा, पानी जो है वो राज्य का विषय है। इसलिए भूजल निकासी का नियमन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल का नियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार का कोई पदेन अधिकारी होता है। आयोग के कार्य मुख्यतः 3 खंडों में बटे हैं, उनके कार्य बटे रहने दीजिए, वो हम छोड़ देते हैं। कार्य यहाँ पर लिखे हुए वो देख लेते हैं। ठीक है, CWC पर यानी केंद्रीय जल आयोग पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके राज्यों में जल संसाधनों के रखरखाव, संरक्षण एवं इस्तेमाल के लिए शुरुआत, समन्वय एवं उससे विकसित करने की जिम्मेदारी होती है। यह बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन के क्षेत्रों में किए जाते हैं। ये सारे जो इसके कार्य हैं। ठीक है, एक बार देखना हो तो डिटेल देख लेना, बाकी अगर ना मन हो तो छोड़ देना। अगर अप्लाइड पार्ट आएगा तो उपरोक्त में सभी, है ना। आगे देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, इसमें इतना कुछ नहीं है। फिर भी मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मुझसे कुछ छूट जाए थोड़ा आप कवर कर लो, और PDF इसीलिए आपके पास रहती है, तो देखना हो तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं जो काम की चीज़ आगे दिया है। एक यहाँ पर ये योजना है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो झारखंड, कर्नाटक, केरल, MP, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे 7 राज्यों में चुनिंदा बांधों के पुनर्वास के लिए मंत्रालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अमल में लाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और कौन लाया है? ये जल संसाधन मंत्रालय लेके आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, केंद्रीय जल मंत्रालय जो है ये इस योजना को लेके आया है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। आरंभ 2012 में हुआ था और 2021 में ये योजना पूरी हो गई, और ये 7 राज्यों के लिए योजना थी। ठीक है, और इसको वर्ल्ड बैंक ने वित्त पोषित किया था। बस ये सारी चीज़ें हैं यार। ये थोड़ा सा जो यहाँ का पोर्शन है वो थोड़ा ब्लर हो गया है, वैसे मैनेज कर लो, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे क्या है दिख रहा है, इतना तो देख सकते हो आप। फिर आगे है, ये दुनिया भर के बोर्ड दिए हैं, बेतवा नदी बोर्ड। इसमें बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग यार ना ये देख जरूर लेना। ठीक है, जैसे बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना 1976 में राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को स्थापित करने की दृष्टि से हुई थी। परियोजना से प्राप्त लाभ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों के बीच समान रूप से बांटे जा रहे हैं। तो ये बेतवा नदी की बात हो गई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। फिर ऐसे तुंगभद्रा बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये बांध कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ, मतलब किन किन राज्यों के अंडर में आता है। तुंगभद्रा बोर्ड हो गया। फिर अपर यमुना नदी बोर्ड है। तो बोर्ड में केंद्रीय जल आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से एक एक सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बोर्ड का काम क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि भाई यमुना का सारा लेखा जोखा रखेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बात करें तो ये भी क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है वो एक वैधानिक निकाय है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का क्षेत्राधिकार ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, बराक पे UPSC क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, ये दिए हैं, इसके कार्य दिए हैं। फिर नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल है, गोदावरी और कृष्णा नदी की बात की गई है। पोलावरम हो गई,
पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक है, कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। उत्तर कोयल जलाशय हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, भारत बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग, भारत नेपाल दिया है। सिंधु जल समझौता देख लेते हैं, ठीक है। पिछली बार शायद कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पूछा था यूपीएससी ने 2024 में, है ना। ऐसे सिंधु जल समझौता 1960 की अगर हम बात करें तो भारत ने 1960 में यहाँ पर लिखना होना चाहिए था, तो भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो सिंधु जल समझौता किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। इसमें क्या है कि इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग के संबंध में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित और सीमित किया। संधि के तहत क्या था कि पूर्वी नदी यानी रावी, ब्यास और सतलज, तो ये भी आप पढ़ सकते हो ना कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी नदियां हैं, तो कौन सी है? रावी है, व्यास है, सतलज, ये पूर्वी नदियां हो गई। इनका संपूर्ण जल भारत को बिना किसी रोक टोक के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। यानी भारत, इस संधि के तहत भारत पूर्वी नदियों के जल का उपभोग करेगा, जबकि पश्चिमी नदियां कौन सी हो गई? सिंधु हो गई, झेलम हो गई और चिनाब, इनका उपयोग भारत घरेलू कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए संधि प्रावधानों के अनुसार कर सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे जो पूर्वी नदियां हैं इनका संपूर्ण जल भारत बिना किसी रोक टोक के लिए उपयोग कर सकता है, लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं उनके जल का उपयोग भारत केवल घरेलू कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए संधि प्रावधानों के अनुसार कर सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? देश में कार्यान्वित की जा रही है, पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये। और इसमें क्या होगा कि जो केन नदी का अधिशेष जल है यानी जो सरप्लस जल है उसको बेतवा बेसिन में भेजा जाएगा जहां जल अल्प क्षेत्रों में है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यानी जो अधिक जल वाला क्षेत्र है उसको अल्प जल वाले क्षेत्र से लिंक कर देंगे ताकि दोनों में भाई संतुलन बना रहे। फिर ये सारी चीज़ें आप वैसे छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक यहाँ पर अटल भूजल योजना दी है, ठीक है। अटल भूजल योजना क्या है? तो अटल भूजल योजना विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह योजना जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय की भागीदारी और मांग आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में योजना शुरू की गई थी और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, ठीक है। फिर योजना का उद्देश्य है जल जीवन मिशन के जल स्रोत की स्थिरता में सुधार करना, यानी जल के जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी स्थिरता में सुधार करना है, पानी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर एक यहाँ पर केंद्रीय भूजल बोर्ड की अगर हम बात करें तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, ठीक है। बोर्ड को भूजल के अन्वेषण, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण से सुरक्षा और वितरण के लिए आदि आदि जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अधिकांश गतिविधियां जो हैं इसकी केंद्रीय क्षेत्र योजना भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत की जाती हैं। यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की अधिकांश गतिविधियां केंद्रीय क्षेत्र योजना भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत की जाती हैं और यह योजना 2026 तक के लिए स्वीकृत है, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 23 था ये भी खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 24 जो कि रिलेट करेगा पर्यावरण से। यहाँ भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ पॉलिसी देखने को मिलेंगी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है कहाँ? पीसीएस के हिसाब से देख लीजिए तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है कोलकाता में, ठीक है। कहाँ है ये? कोलकाता में है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन शीर्ष अनुसंधान संगठन है। देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता में रॉयल बॉटेनिकल गार्डन के तत्कालीन अधीक्षक सर जॉर्ज किंग को बीएसआई का पहला पदेन मानद निदेशक नियुक्त किया गया था। तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की डिटेल दे दी गई, बाकी ये काम क्या करता है वो भी बताया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। फिर आ जाएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, वो था पादप वाला वनस्पति, उसमें सभी जंगली जो वनस्पतियां थी, पादप थे और जो फूलों वाली प्रजातियां वो सारी चीज़ें उसमें थी, ठीक है, उनका सर्वेक्षण हो रहा था। अब है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो ये 108 साल पुरानी संस्था है, ठीक है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और 1916 कब स्थापना हुई इसकी? प्राणी सर्वेक्षण की 1916 में स्थापना हुई और ये वन्य जीव समुदायों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और वर्गीकरण संबंधी अध्ययन में समर्पित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय कोलकाता में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और जो वनस्पति सर्वेक्षण था उसका भी कोलकाता में है, ठीक है।
इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं विभिन्न राज्यों, कुछ चयनित पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की विविधता का अन्वेषण करना, सर्वेक्षण करना, सूचीकरण, निगरानी, ठीक है, और साथ ही रेड डेटा बुक, भारतीय जीव और राज्यों के जीव का संकलन, ये सारी चीज़ें कौन करता है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो भारत में जो रेड डेटा बुक निकालता है वो कौन निकालता है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण निकालता है। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में, ठीक है, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के स्थान पर की गई। तो ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आगे देख लेते हैं। अभी आपको पता होगा 2024 में नई रिपोर्ट आई है जो किस पे आधारित है? 2023 पे आधारित है ना। जो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है तो इस पे एक रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, है ना। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल पे आती है। तो अभी दिसंबर 2024 में शायद 22 या 23 दिसंबर को नई रिपोर्ट जारी हुई थी 2023 के बेस पे। तो उसमें कहा गया है कि देश के वन और वृक्ष क्षेत्र अब कितना हो गया? 25.17%। देश का वन और वृक्ष क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया है? 25.17% हो गया है। 2021 के आकलन की तुलना में 2023 में देश के वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पर है CG यानी छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर उड़ीसा, नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर कौन है? राजस्थान। ठीक है, इसका पूरा डेटा है रिपोर्ट की, ये जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है इसका पूरा डेटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और एक क्वेश्चन तो हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर है जैव विविधता संरक्षण यानी CBD। तो CBD वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न, रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है, संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किए गए प्रमुख समझौतों में से एक है। CBD का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी। 1994 में भारत ने CBD को अंगीकार, ये 1992 में हुआ, भारत ने कब अंगीकार किया है? 1994 में किया है। तो फिर क्या हुआ कि CBD के जो नियम हैं उनको चालित करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया, जिसे 2023 में अभी हाल में संशोधित किया गया है। और जैव विविधता बोर्ड कहाँ है? चेन्नई में है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके लिए 1994 में जो जैव विविधता संधि CBD हुई थी उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया और उसके तहत एक बोर्ड बनाया गया जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। और इस अधिनियम में 2023 में संशोधन किया गया। CBD के अंतर्गत अंगीकार की गई उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर, ठीक है, उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल के प्रावधान, जिसका भारत भी एक पक्ष यानी भारत भी एक पक्षकार है नगोया प्रोटोकॉल का, को भी जैविक विविधता अधिनियम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो जैविक विविधता अधिनियम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, ये बात इसमें कही गई है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत, यानी मैब कार्यक्रम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैब कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित परिदृश्य समुद्री क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और मानव समुदायों को उनके अभिन्न घटक के रूप में शामिल करता है। बायोस्फीयर रिजर्व के व्यापक उद्देश्यों में निम्नलिखित क्या शामिल है? एक तो हो गया इन सिटू, आपने ये जरूर यार, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण जो है उसमें जो भी मतलब इन सिटू में क्या शामिल है, एक्स सिटू में क्या शामिल है, वो जरूर पढ़ लेना, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो इन सिटू संरक्षण क्या होगा? जैव विविधता के विभिन्न स्तरों और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक घटक को समझने का विस्तार करना, समग्र विकास प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, खाली ये जो इसमें ये शामिल करता है। बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्यों की बात की गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूनेस्को के मैब कार्यक्रम की बात की गई है। तो ये मैब कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1971 में, ठीक है। ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 1971 में और किसका है? यूनेस्को का प्रोग्राम है। एडिशनल इन्फो ले लो। बाकी यहाँ पर देख लो, दुनिया के केवल 2.4% भूभाग में भारत में विश्व की रिकॉर्ड की गई प्रजातियों का 11% हिस्सा है। भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। कमेंट, और आपको ये तो पता होगा जो भारत ने पहला बायोस्फीयर रिजर्व चुना था वो कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनके बारे में देख लेना, इनकी स्थापना कब हुई थी, क्रोनोलॉजी भी इवन देख लेना,
क्या पता कब उसका मूड सटक जाए और वो क्रोनोलॉजी फॉर्म में दे दे कि ये भाई ये कब हुआ, या मतलब ऐसे ईयर वाइज देख लेना कि ये 2006 में 2007 में, तो क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दे। तो ये भी ऐसे देख लेना कि भारत में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो कहाँ क्या कैसे, ये देख लेना। क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर आपको आइडिया होगा तो, PYQ देखे होंगे। फिर ये भी एक देख लीजिए कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बस इतना याद रखना, यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पर कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात की गई है। इस पर जैव विविधता सम्मेलन के तत्वावधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को मंजूरी कब मिली, 2000 में मिली। भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव संवर्धित प्राणियों, LMO देखा होगा है ना, ऐसे संजीव संवर्धित प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना है, जिसका मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। तो इनका अगर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ना, यानी जो LMO यानी सजीव संवर्धित प्राणियों के हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना, ताकि उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये किसके अंतर्गत है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, और ये 2000 में अंगीकार किया गया था या मंजूरी मिली थी इसको, और भारत इसका पक्षकार है, ये बात इसमें कही गई है। अब यहाँ पर देखो ये इतने मतलब आलसी हैं। भारत की राज्य वन रिपोर्ट 2021, जबकि दिसंबर में 2023 की रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है, कम से कम दिसंबर का तो डेटा यहाँ छाप सकते थे, लेकिन नहीं छापा। तो इसके लिए मैंने बोला है 2023 की जो रिपोर्ट आई है दिसंबर 2024 में, वो आपको आपके वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये वन्य जीव संरक्षण वगैरह दिया है कि चिड़ियाघर, वो सब, ये सब आप छोड़ भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे डॉल्फिन परियोजना, तो डॉल्फिन परियोजना की घोषणा 2020 में की गई थी, और इस परियोजना का उद्देश्य है अपने संरक्षण कार्यक्रम के तहत समुद्री और नदी डॉल्फिन, ठीक है, समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ साथ संबंधित अन्य व्हेल प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो ये आपको याद रखना है, डॉल्फिन परियोजना में सिर्फ डॉल्फिन शामिल नहीं है, संबंधित व्हेल प्रजातियां भी इसमें शामिल हैं। फिर है शेर परियोजना। तो इस परियोजना की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य है विश्व में वन में मुक्त रूप से विचरण करने वाले एशियाई शेरों के अंतिम बचे हुए क्षेत्र और उसके आसपास की पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना और उनका संरक्षण करना। प्रोजेक्ट लॉयन ने देश में एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण की परिकल्पना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि शेर परियोजना कब हुई, जनवरी 2020 में शुरू हुई थी एशियाई शेरों के लिए। फिर हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1991-92 में शुरू की गई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है हाथियों, उनके आवास स्थल और गलियारों का संरक्षण करना, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना। भारत में एशियाई हाथियों की वैश्विक जनसंख्या का कितना है, 60% है, ठीक है, याद रखना है। भारत में एशियाई हाथियों की वैश्विक जनसंख्या का 60% है। यह सभी स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा है। तो जो हाथी होता है ये सभी स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपको पता होगा कीस्टोन प्रजाति के रूप में जाना जाता है ना। फिर है NTCA की अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है, वैधानिक निकाय है। कौन सा मंत्रालय, पर्यावरण वन जीव मंत्रालय के अंतर्गत ये है वैधानिक निकाय NTCA। इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई है, वन्य जीव, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई थी, जिसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया है। फिर बाघ संरक्षण की मजबूती के लिए इसका प्रावधान किया गया था। NTCA की स्थापना बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्थापना हुई है, ठीक है। बाघ परियोजना 1973 में केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो राज्यों को बाघों वाले जंगलों तथा नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की यथावत संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आप पढ़ते हो इसी की बात की जा रही है, 1973 में शुरू हुआ था और ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि अभी तक जो बाघ के जंगल हैं वो 18 राज्यों के 54 टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, तो इन्होंने यहाँ भी अपडेट नहीं किया। अभी कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। तो ये संख्या आपने याद रखनी है, कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के 5वें चक्र की संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 3167 बाघ हैं और यह दुनिया की जंगली बाघों की जनसंख्या का 70% से अधिक का घर बन चुका है। तो ये जो बाघ की आबादी से रिलेटेड जो सर्वे हुआ है वो आपको पढ़ लेना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, और इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ये एडिशनल इन्फो है तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा होगा,
यहाँ बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो उनको नहीं आइडिया हो पाएगा, तो वहाँ पर मैं दे दूँगा आपको कि जो हाल एस्टिमेशन वाली है, जो बाघ की मतलब पॉपुलेशन का देखा गया है कि किस स्टेट में कितना क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना आप। इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, शायद 2020 में पूछा गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा जाना है, वो थीम को आप देख लेना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। फिर वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन, ठीक है, बाघ शिखर सम्मेलन, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? बाघ शिखर सम्मेलन से संबंधित है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ से ही ये आया था कि भाई 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाएगा। फिर है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो ये क्या है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का, ठीक है, संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापना कब हुई? 2007 में। सांविधिक निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका काम संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी एकत्र करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना। वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटा बैंक स्थापित करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना आदि आदि, यहाँ पर ये सारे काम इसके हैं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के। फिर अगला टॉपिक है केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण। तो केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण यानी CZA, ठीक है, CZA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। 1992 में, ठीक है, कब? 1992 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत भारत में प्राणी उद्यानों के संचालन की निगरानी करने और तकनीकी सहायता प्रदान के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का जो स्थापित हुआ 1992 में स्थापित हुआ, और किसके अंतर्गत? ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया है। ठीक है, एक और है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। तो सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जानवरों, विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद करके रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है। फिर AWBI, ठीक है, AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। नाम से स्पष्ट है कि जो भारतीय पशु हैं उनके कल्याण के लिए बेसिकली समर्पित है। फिर अगला है CPCB। ये क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड का गठन किया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड का गठन कब हुआ? 1974 में हुआ। किसके तहत हुआ? जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के इस अधिनियम के तहत इस बोर्ड का गठन हुआ। 1988 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम के तहत बोर्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि CPCB पहले इसका नाम कुछ और था, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड था, बाद में संशोधन हुआ और इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो बेसिकली ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत शामिल है? जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत ये गठित हुआ है, जिसका 1988 में संशोधन हुआ। फिर 1981 में CPCB को वायु प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए। तो एक तो ये जल वाला देख ही रहा था, जल प्रदूषण की रोकथाम वाला CPCB। अब इसको क्या हुआ कि 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त प्रावधान सौंपे गए, जो वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन के बाद जो पर्यावरण संरक्षण के उपायों को लागू करने के लिए मुख्य विधायिका है, उसको भी इसके दायरे में लाया गया। तो अब CPCB किनका किनका देख रहा है? ठीक है, CPCB वाटर का भी देख रहा है, वाटर पॉल्यूशन देख रहा है, एयर पॉल्यूशन देख रहा है, और साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जो गतिविधियां हैं उनको भी देख रहा है। तो जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 को भी देखता है। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 को भी देखता है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भी देखता है। कौन? CPCB। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है?
तो NCAP 2019 में मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था 131 शहरों में, कितने 131 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधारना, जिसमें सभी पक्षकारों को शामिल किया गया। NCAP का लक्ष्य 2024 तक 2017 के आधार पर PM10 सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना है और इस लक्ष्य को 2025-26 तक संशोधित किया गया है, जिसमें 2019-20 जो बेस ईयर माना गया क्या है 2019-20 के आधार वर्ष में राष्ट्रीय पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मानक के 40% तक पहुंचने का लक्ष्य है। बेस ईयर 2019-20 है, 40% का लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। बाकी अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर आगे ये सारी चीज़ें आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ उतना है नहीं, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर मान लेना, बस इतना कहूँगा, मन हो तो, अदरवाइज छोड़ दोगे तो ज़्यादा शायद घाटा नहीं हो। फिर है ऐश उपयोग अधिसूचना 2021। ये आपको पता होगा, फ्लाई ऐश जो होता है कहाँ से निकलता है, जो कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर संयंत्र है वहाँ से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, ठीक है। एक टाइप का राख काला कण होता है। अब इसका निर्माण कहाँ कहाँ, मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, ये देख लो। एक तो सड़क निर्माण में हो सकता है, सड़क और फ्लाईओवर इम्बैकमेंट बिछाने में हो सकता है, बांध निर्माण में इसका उपयोग हो सकता है, खनन, ऐश आधारित उत्पादों के निर्माण और भवन निर्माण में शामिल उपयोगकर्ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ इनका यूज हो सकता है, सड़क निर्माण, सड़क और फ्लाईओवर इम्बैकमेंट बिछाने, बांध निर्माण, खनन आदि में इनका उपयोग किया जा सकता है फ्लाई ऐश का, बस इतना याद रखना है। फिर है बेशल कन्वेंशन। तो बेशल कन्वेंशन क्या है, हानिकारक अपशिष्टों के सीमा पार परिवहन, ठीक है। हानिकारक अपशिष्टों के सीमा पार परिवहन यानी आयात और निर्यात दोनों शामिल है इसमें। तो बेशल कन्वेंशन हानिकारक अपशिष्ट के सीमा पार परिवहन और उनके निस्तारण को विनियमित करता है। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाता है बेशल कन्वेंशन। भारत ने इस कन्वेंशन को जून 1992 में अनुमोदित किया था। कब अनुमोदित किया बेशल कन्वेंशन को, 1992 में अनुमोदित किया है भारत ने। फिर है रॉटरडैम कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों, ऊपर वो बेशल था वो हानिकारक अपशिष्टों के लिए था, रॉटरडैम किसके लिए है, रॉटरडैम रसायन, ठीक है, RR। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ। तो रॉटरडैम कन्वेंशन कब आया, 2004 में आया, और भारत इसमें कब शामिल हुआ, 2005 में इसमें इंडिया शामिल हुआ। आगे लिखा भी है 1 वर्ष बाद इस कन्वेंशन में शामिल हुआ भारत, ठीक है। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्थायी जैविक प्रदूषकों तत्वों यानी POP पर स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। आरंभ में 12 रसायन थे जिनके उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबंध था, अब इसमें 23 रसायन है। कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है 2004 में लागू हुआ था, लेकिन भारत ने वर्ष 2006 में इसे लागू किया, ठीक है। भारत ने कब लागू किया है, 2006 में इसे लागू किया है, बाकी ये 2004 में लागू हुआ था। फिर मीना माता, ठीक है, किसकी माता, मीना की माता। तो 2009 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप की गवर्निंग काउंसिल ने पारा यानी मरकरी पर एक वैश्विक रूप से बाध्यकारी कानूनी साधन विकसित करने के लिए निर्णय 25/5 को अपनाया। ये सब छोड़ दो। 2013 में, ठीक है, 2013 में जापान के मीनामाता और कुमामोटो में आयोजित सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि मीनामाता कन्वेंशन और मरकरी को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। तो मीनामाता कन्वेंशन जापान में हुआ था पारे के लिए, ठीक है। 2013 में ये कन्वेंशन आया, जबकि भारत इसमें कब शामिल हुआ है, भारत इसमें शामिल हुआ है 2018 में, ठीक है। कब अनुमोदित किया भारत ने, 2018 में इसे अनुमोदित किया है, यानी आने के 5 साल बाद इसको अनुमोदित किया है भारत ने मीनामाता को। फिर रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण। तो वर्ष 2006 में भारत सहित 190 से अधिक देशों ने रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को स्वीकार किया, ठीक है। भारत सहित 190 से अधिक देशों ने, कब, 2006 में। अब SAICM, ठीक है, SAICM का उद्देश्य है रसायनों के उत्पादन और उपयोग को उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान इस तरह प्रबंधित करना कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। तो वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना आरंभ होने के साथ ही नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था। गंगा कार्य योजना को 1995 में बढ़ाया गया और अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत ले लिया गया। तो मतलब जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है सिर्फ गंगा के लिए नहीं है, अन्य नदियों के लिए भी है। इसका उद्देश्य क्या है, जो NRCP है इसका उद्देश्य है देश में जल के बड़े स्रोत के रूप में काम कर रही नदियों के जल की गुणवत्ता को सुधारना, ठीक है।
फिर आगे है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीपीसीबी को 3 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, अब ये परियोजनाएं यहाँ पर लिखी नहीं है। बाकी यह 5 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों कागज, लुगदी, डिस्टिलरी, चीनी और वस्त्र चमड़ा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये 5 क्षेत्र मिलकर गंगा बेसिन में कुल औद्योगिक प्रदूषण में से लगभग 70% अपशिष्ट जल और 90% बीओडी भार का योगदान करते हैं। ठीक है, ये 5 क्षेत्र जो है ये 70% अपशिष्ट जल और 90% बीओडी भार का योगदान करते हैं गंगा बेसिन में। फिर आगे देखते हैं, आगे है रामसर कन्वेंशन। इसके बारे में आपको पता होगा। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है ना रामसर कन्वेंशन। ठीक है, भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन पर शामिल हुआ था। बाकी ये कब हुआ था? 1971 में एक कन्वेंशन, ठीक है, किया गया था, है ना, रामसर कन्वेंशन 1971, और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ है। फिर यहाँ पर दिया है विश्व जलमय भूमि दिवस। अभी आर्द्र भूमियाँ कितनी है भारत में? 89 आर्द्र भूमि है। ठीक है, 89 रामसर साइट जो है वो भारत में है। ठीक, फिर दुनिया भर में जलमय भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। 2014 में भारत में कोई भी ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट नहीं था। भारत सरकार ने समुद्र तट के लिए विकास कार्य शुरू किया और अभी 2022 में कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है, ब्लू फ्लैग प्रमाण कितने को दिया गया? 12 समुद्र तटों को मिला है। वो कौन से हैं और किस राज्य से संबंधित है, ये अभी कुछ ही दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। मैचिंग में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, उसको एक बार रट्टा मार लीजिए। फिर है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं, जो देश भर में स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य है ग्रीन क्रेडिट का पुरस्कार देना और साथ ही उन भूमि की एक सूची बनाना जिसे वनीकरण कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मतलब कुछ अकादमी वगैरह, वो सब काम का नहीं है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से 2010 में एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी। तो ये एनजीटी अधिनियम, ठीक है, एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, एनजीटी की 2010 में। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना तथा व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान से राहत एवं मुआवजा दिलाना। तो ये मुआवजा दिलाने का काम करता है, ना कि मुआवजा दे देता है। और उससे संबंधित उससे मिलते जुलते मामलों को भी देखना शामिल है। यह बहुविषयक विशेष निकाय है। ठीक है, अधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया से नहीं बंधा है। तो याद रखिएगा, जो एनजीटी है वो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 से मतलब के अंतर्गत नहीं है, उसको उसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, और इसकी 5 पीठ है। मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। 5 पीठ है, मुख्य पीठ दिल्ली में है, बाकी पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में जो है वो रीजनल है, इसकी रीजनल ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। फिर आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हालांकि यहाँ पर इन्होंने COP 28 का जिक्र किया है, 2023 वाला। COP 29 बाकू वाला इन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। आपने जहाँ से भी करंट अफेयर्स कवर किया हो वहाँ पर COP 29 का भी देख लेना। ठीक है, इसमें है कि UNFCCC का 28वां कॉन्फ्रेंस यानी COP 28 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? UAE में आयोजित किया गया। ठीक है, बाकी वो सब छोड़ दीजिए। COP 28 में भारत के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक उत्सर्जन की गति को 45% तक कम करेगा, जो हमने ऊपर देखे भी थे, और गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाएगा। ठीक है, जहां पर एनडीसी में संशोधन किया है, तो वो बात हमने ऊपर देख ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने COP 28 में हानि और क्षति निधि यानी लॉस एंड डैमेज फंड के परिचालन और UAE जलवायु निवेश निधि की स्थापना का स्वागत किया है। तो आपके लिए काम की चीज़ क्या है? जैसे आपने आइडिया होगा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये किस COP में आया? तो COP 28 में आया, और इसके साथ ही UAE जलवायु निवेश निधि ये भी COP 28 में आई। ठीक है, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन LEADIT, ठीक है, लीड IT 2.0 के 2024-26 चरण का शुभारंभ किया। किसके साथ मिलकर किया है? स्वीडन के प्रधानमंत्री, यानी भारत और स्वीडन ने मिलकर लीड IT 2.0 का
अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। भारत और स्वीडन ने मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जो दोनों देशों की सरकारों, उद्योगों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और थिंक टैंकों को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? COP 16 में। ठीक है, ये आपको पता होगा, COP 16 में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही लॉस एंड डैमेज फंड, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है ओजोन के बारे में यहाँ पर दिया है, ओजोन का देख लेते हैं थोड़ा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु है। ठीक है, O3 होता है इसका फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु है, जो सूर्य से तीव्र ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी स्तरों में ऑक्सीजन से प्राकृतिक रूप से बनती है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देता है और परमाणुओं को मुक्त कर देता है, जिनमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं। इस प्रकार बनी लगभग 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसे वायुमंडल का क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल कहते हैं। तो जो समताप मंडल में ओजोन होती है उसको गुड ओजोन बोलते हैं, जो क्षोभ मंडल में होती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। ये आपने अपने बेसिक में पढ़ा होगा। ठीक है, वातावरण के इस हिस्से यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन की परत कहा जाता है। ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक UVB अल्ट्रावायलेट बी विकिरण को पूरा सोख लेती है। यह पौधों और पशुओं को UVB विकिरण से बचाती है। UVB यानी अल्ट्रावायलेट बी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है। तो ये आपने याद रख लेना, क्या क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है। इसी कारण 1985 में ओजोन की परत के संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन एवं खपत समाप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड। अब आगे देखेंगे वियना कन्वेंशन की। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देश वियना कन्वेंशन तथा उसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 34 वर्षों के दौरान इस कन्वेंशन के तहत असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने CFC, CTC और हैलोन जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कई प्रमुख पदार्थों का उत्पादन उपभोग 2010 से बंद कर दिया। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ये लिखा है कि भाई वियना और मॉन्ट्रियल के सभी 197 देश सदस्य हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ ये देख लो कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान विकसित किया है। बस इतना ही है। और HCFC 141B का उपयोग कठोर फोम के निर्माण में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो विकासशील देशों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश था। तो ये ओजोन को मतलब क्षय करने वाला ये पदार्थ था HCFC 141B क्या था? ओजोन क्षयकारी पदार्थ है ये। ठीक है, तो इसका उपयोग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फिर इसमें दिया है कि भारत ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। तो भारत ने 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को लाइफ आंदोलन शुरू किया। लाइफ का विचार ग्लासगो में 26वें यानी जो COP 26 ग्लासगो में हुआ था उसके दौरान प्रस्तुत किया गया था। लाइफ आंदोलन का उद्देश्य है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जाइएगा, यहाँ वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, ना मिले तो सिविल सेवक, ठीक है, सिविल सेवक UPSC PCS डालिएगा और आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।